हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यांत्रिकी में किसी समस्या को हल करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है। अच्छा, हम गति के नियमों का अध्ययन कर चुके हैं और जो गति के नियम है वो यांत्रिकी की किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन जो गति के नियम है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही लागू होते हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो बल है वो इसके द्रव्यमान और उसके त्वरण पर किस प्रकार निर्भर करता है। ओके, लेकिन वास्तविक जगत की बात करें तो जो वस्तुएं हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होती है, उनका कुछ आकार या परिमाप होता है। तो इन परिस्थितियों में गति का नियम क्या अप्लाई किया जा सकता है? तो आंसर होगा हाँ, लेकिन एक शर्त है कि इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु का जो त्वरण है वो परिमाण और दिशा में समान होना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो एकाकी नहीं होती है बल्कि अन्य वस्तुओं के साथ संपर्क में रहती है और ये वस्तुएं एक दूसरे पर आपस में बल लगाती रहती है। तो यांत्रिकी में समस्या को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमको उस वस्तु का चुनाव करना होता है जिस पर हम गति के नियम लगाना चाहते हैं। उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? निकाय। तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारी पहली स्टेप क्या होती है? निकाय का चुनाव। किस प्रकार का हो सकता है? निकाय एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है अथवा एक ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर हम दो ब्लॉक ले सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हो, या फिर दो ब्लॉक जो आपस में रस्सी से जुड़े हुए हो, या फिर एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि निकाय के रूप में हम एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु के समूह को चुन सकते हैं। लेकिन शर्त हमारे पास क्या है कि जो निकाय आपने चूज किया है उसमें स्थित सभी वस्तु का जो त्वरण है वो परिमाण और दिशा में समान होने चाहिए। केवल और केवल एक ही शर्त है। अब हम एक यांत्रिकी की समस्या पर विचार करते हैं। इसमें हमारे पास 5 ब्लॉक है, ए बी सी एफ और जी। ओके, ये सारे ब्लॉक्स रस्सी से जुड़े हुए हैं और यहां पर एक डिस्क है ई, एक डिस्क है, हम ले रहे हैं ई, ये इस रस्सी पर स्लाइड हो सकती है। अब यदि हम इस ब्लॉक जी को खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो रस्सी है उसकी लंबाई परिवर्तित नहीं हो रही है। शर्त हमारे पास क्या है यहाँ पर कि रस्सी की लंबाई परिवर्तित नहीं हो रही है। तो इस वाली स्थिति में हम क्या देखते हैं? ब्लॉक ए बी सी एफ और जी समान समय में समान दूरी तय करेंगे। इसका मतलब क्या है? ब्लॉक ए बी सी और एफ और जी का त्वरण का जो परिमाण है वो तो समान है। क्या है हमारे पास? त्वरण का परिमाण समान है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्लॉक बी और ब्लॉक ए की। तो यहां पर देखो त्वरण का परिमाण समान है, साथ में दिशा भी ए और बी के लिए समान है। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को एक निकाय के रूप में चुन सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं ब्लॉक ए बी और सी से बने हुए निकाय की। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्लॉक ए बी और सी, ठीक है, तीनों ब्लॉकों का जो त्वरण है वो समान है, परिमाण में समान है, साथ में दिशा में समान है, क्योंकि तीनों ही ब्लॉक इस दिशा में गति कर रहे हैं। तो ब्लॉक ए बी और सी को भी हम निकाय के रूप में चुन सकते हैं। अब हम बात करें ब्लॉक एफ और ब्लॉक जी से बने हुए निकाय की बात करें तो यहां पर ये देखते हैं ब्लॉक एफ और ब्लॉक जी का जो परिमाण है वो तो समान है, त्वरण का जो परिमाण है वो तो समान है, त्वरण का परिमाण समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है। ओके, तो परिमाण समान होने से हमारा काम नहीं बनेगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होनी चाहिए। तो यहां पर हम ब्लॉक एफ और जी को एज ए निकाय चूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्क ई की और ब्लॉक एफ की। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्क ई और ब्लॉक एफ दोनों ही नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तो दोनों की गति की दिशा समान है। तो यहां पर इसकी जो त्वरण की दिशा है वो समान हो सकती है, दिशा हमारे पास समान हो रही है। लेकिन बात करते हैं हम डिस्क ई की। तो डिस्क ई क्या है? हमारे पास रस्सी पर स्लाइड हो रही है। तो उस वाली स्थिति में इस डिस्क ई और जो ब्लॉक एफ है उसके त्वरण का परिमाण समान नहीं है। यहां पर क्या है? दिशा तो समान आ रही है लेकिन परिमाण समान नहीं आ रहा है।
तो इस वाली स्थिति में हम ये डिस्क ई और एफ से जो बना हुआ निकाय है उसको चूज नहीं कर सकते हैं। तो निकाय चूज करने के लिए केवल और केवल एक ही शर्त है कि जो निकाय आपने चूज किया है उसमें स्थित सभी वस्तु का जो त्वरण है वो परिमाण और दिशा में समान होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार। अब हमने क्या किया है कि निकाय को चूज कर लिया है। निकाय जिस वस्तु पर हम गति के नियम लगाना चाहते हैं वो हमने चूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस निकाय पर लगने वाले बलों की चर्चा करेंगे। तो यांत्रिकी में सामान्यतः जो बल लगते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लगने वाला बल कौन सा होता है, भार का बल, और दूसरा होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तीसरा बल होता है हमारे पास तनाव का बल, और चौथा होता है हमारे पास घर्षण, पांचवा हमारे पास प्रत्यास्थ स्प्रिंग बल, और छठा हमारे पास छद्म बल, सूडो फोर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन बलों का एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। भार के बल का अध्ययन करते हैं। हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान होने के कारण पृथ्वी इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, mg। m क्या है यहाँ पर, वस्तु का द्रव्यमान। क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और g मेरे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है मेरे पास, गुरुत्वीय त्वरण। तो वस्तु के पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाए गए भार के बल का मान कितना होगा, mg, और दिशा किधर होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की, सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी है। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई वस्तु है वो नत समतल पर रखी है, नत समतल थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इस वाली स्थिति में भी जो लगने वाले भार के बल की दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। इसके इधर नहीं लेने, ये गलत डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन सी होगी, हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। ऐसा क्यों होता है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये क्या है मेरे पास पृथ्वी है, और मैंने यहाँ पर वस्तु रखी है। ओके, और हम क्या जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये वस्तु है और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किधर होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है। अब वस्तु पृथ्वी पर कहीं पर भी रखी हुई, यहां पर रखी है तब भी डायरेक्शन ये होगी, यहां पर रखी है तब भी डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भार का बल है वो कितना होता है, mg, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे बल की। दूसरा बल क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो जब भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो वस्तु क्या करती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है। जैसे मेरे पास ये कोई ब्लॉक है वो किसी सतह पर रखा हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि ये ब्लॉक इस सतह को नीचे की ओर दबाएगा। ब्लॉक क्या करेगा, इस सतह को नीचे की ओर दबाएगा। ओके, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये सतह भी क्या करेगी, इस वस्तु को ऊपर की, इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करेगी। ये बल कौन सा होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। कौन सा होगा, प्रतिक्रिया बल। यदि ये प्रतिक्रिया बल संपर्क सतह के लंबवत हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ओके, तो जो दो वस्तुएं जब संपर्क में आती है तो जो लगने वाला प्रतिक्रिया बल है वो किन परिस्थितियों में अभिलंबित होगा और किस परिस्थितियों में अभिलंबित नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सतह है जो घर्षण रहित है। कैसी है मेरे पास, घर्षण रहित। कैसी है, घर्षण रहित है, और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ब्लॉक रखा जाता है। और यदि ब्लॉक और संपर्क सतह स्थिर अवस्था में है तो उस वाली स्थिति में जो प्रतिक्रिया बल होगा वो किधर होगा, अभिलंबित ऊपर ही होगा। किधर होगा, मेरे पास संपर्क सतह के अभिलंबित ही होगा। अब यदि मैं इस ब्लॉक पर बल आरोपित करता हूं, क्या करता हूं, ब्लॉक पर बल आरोपित करता हूं और ये ब्लॉक गति करने लग जाती है,
तो इस परिस्थिति में भी क्या होगा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, जो प्रतिक्रिया बल है वो संपर्क सतह के लंबवत ही होगा। ये ध्यान रखना, यदि मेरे पास जो संपर्क सतह है वो घर्षण रहित है, दोनों के बीच में घर्षण नहीं लग रहा है, तो इस परिस्थितियों में भी क्या होगा, प्रतिक्रिया बल क्या होगा, संपर्क सतह के लंबवत होगा, और ये वाला जो प्रतिक्रिया बल है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहलाएगा। अब एक अन्य परिस्थिति की बात करते हैं, जब जो संपर्क सतह है वो घर्षण रहित नहीं है, घर्षण रहित नहीं है, ओके। और इस पर हमने क्या किया है, एक ब्लॉक रखा है, क्या किया है, ब्लॉक रखा है, और यदि हम इस पर बल आरोपित करें तो इस वाली परिस्थिति में जो प्रतिक्रिया बल है वो अभिलंबवत नहीं रह पाता है, बल्कि अभिलंब डायरेक्शन से कुछ एंगल पर झुक जाता है। अब ये जो प्रतिक्रिया बल है इसके दो घटक हो सकते हैं। पहला घटक संपर्क सतह के लंबवत, पहला घटक संपर्क सतह के लंबवत, इसको हम इससे लिखेंगे n से, और इसको बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ओके। और दूसरा जो घटक है वो संपर्क सतह के समांतर होता है, और ये जो संपर्क सतह के समांतर वाला जो घटक है वो हमको क्या देता है, घर्षण बल देता है। कौन सा बल देता है, घर्षण बल देता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो क्या होगा, सदैव संपर्क सतह के लंबवत होगा और निकाय की ओर निर्देशित होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर मेरे पास ये ब्लॉक है वो इस सतह के संपर्क में, यदि मैं निकाय के रूप में इस ब्लॉक को लेता हूं तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस संपर्क सतह के लंबवत होगा और इस निकाय की ओर होगा। और यदि इस ब्लॉक की जगह यदि मैं इस सतह को निकाय कंसीडर करूं तब क्या होगा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो संपर्क सतह के तो लंबवत है, लेकिन इस वाली परिस्थिति में जो प्रतिक्रिया बल है वो इस संपर्क, ये जो सतह है इसकी ओर निर्देशित होगा, ये वाला होगा, ओके। जब ब्लॉक ले रहे हैं तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल ब्लॉक की ओर लग रहा है, और यदि हमारे पास निकाय के रूप में इस सतह को लें तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो संपर्क सतह के तो लंबवत है, लेकिन इस संपर्क सतह की ओर निर्देशित रहेगा। ये हमको ध्यान में रखना है। तो भिन्न भिन्न स्थिति पर विचार करते हैं। ये मेरे पास कोई दीवार और फर्श है, और यहाँ पर यदि हम कोई रॉड या फिर कोई सीढ़ी रखें तो यहाँ पर हमारे पास जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो इन संपर्क सतहों के लंबवत रहेगा। इसी प्रकार अन्य परिस्थितियों पर विचार करें तो हर एक परिस्थितियों में यही स्थिति है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो संपर्क सतह के लंबवत रहता है। अब कुछ परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि हम ये डिसाइड भी नहीं कर पाए कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल की डायरेक्शन कौन सी ले, संपर्क बल की डायरेक्शन कौन सी ले। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, इस संपर्क बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल के रूप में नहीं लिखकर बल्कि घटकों के रूप में लिखते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई सतह और यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो हम ये निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि संपर्क बल की दिशा कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटकों के रूप में लिख देंगे। दो घटक लिख देंगे, जो दोनों घटक क्या होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। क्लियर है मेरे पास। अच्छा, जो वस्तु है उस पर लगने वाले संपर्क बलों की संख्या किस पर निर्भर करेगी कि वो कितनी सतहों के साथ संपर्क में है। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कोई रॉड है वो दो जगह संपर्क में है, तो यहाँ पर संपर्क बलों की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पर भी 2 है जगह है तो 2 हो गई। ओके, क्लियर है मेरे पास। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम तीसरे बल की बात करते हैं, तनाव के बल। कौन से बल की बात करते हैं, तनाव के बल की। जैसे मेरे पास कोई ब्लॉक है और यदि इस ब्लॉक को मैं रस्सी के द्वारा खींचता हूं तो हम क्या जानते हैं कि रस्सी में तनाव का बल उत्पन्न होता है। ओके, तो ये तनाव का बल कितना होता है और क्यों उत्पन्न होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई रस्सी है AB और उस रस्सी AB को हम बल F के द्वारा दोनों ओर खींच रहे हैं। क्लियर है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, इस रस्सी पर कोई बिंदु C लेते हैं और इस बिंदु C पर हम कोई अनुप्रस्थ काट लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि इस यहाँ पर जो रस्सी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट है मेरे पास AC और दूसरा पार्ट है CB, और जो दोनों पार्ट्स हैं वो इस बिंदु C पर संपर्क में है। और यहाँ पर कौन संपर्क में कैसा है, दोनों पर विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा लग रहा है मेरे पास, विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा जुड़े हुए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्ट AC है
जो पार्ट ए सी है उस पर जो दूसरा भाग सी बी है वो क्या कर रहा है, बल आरोपित कर रहा है। इसी प्रकार जो दूसरा भाग सी बी है उस पर भी जो पहला भाग ए सी है वो एक बल आरोपित कर रहा है। ओके, तो इन दोनों बलों का जो कॉमन बल है वही क्या होगा, इस बिंदु पर, बिंदु सी पर तनाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे पास, इस बिंदु सी पर तनाव कहलाएगा। अब हम एक दूसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं जिस पर एक ब्लॉक रस्सी के द्वारा लटका हुआ है। किससे, एक दृढ़ आधार से लटका हुआ है। ओके, पुनः हम क्या करते हैं, इस रस्सी पर कोई बिंदु सी लेते हैं और इस बिंदु सी पर हम जान रहे हैं कि जो रस्सी है वो दो भागों में विभाजित हो रही है। एक भाग ए सी है और दूसरा भाग सी बी है, और दोनों भाग इस बिंदु सी पर विद्युत चुंबकीय बल द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, और हम क्या देख रहे हैं कि जो भाग ए सी है वो भाग सी बी को ऊपर की ओर खींच रही है। इसी तरह से जो रस्सी का पार्ट सी बी है वो पार्ट ए सी को नीचे की ओर खींचेगा। ठीक है, तो इस वाली परिस्थिति में इन दोनों बलों का जो कॉमन फोर्स है वो बिंदु सी पर क्या कहलाएगा, तनाव का बल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बिंदु बी की। किसकी बात करते हैं, बिंदु बी की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु बी पर वस्तु रस्सी के साथ जुड़ी हुई है। दोनों बिंदु बी पर हमारे पास रस्सी और ये वस्तु विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे पास वस्तु रस्सी को खींच रही है और नीचे की ओर खींच रही है, और जो रस्सी है उस वस्तु को ऊपर की ओर खींच रही है। तो इस वाली परिस्थिति में इन दोनों बलों का जो कॉमन फोर्स है वो क्या कहलाएगा, बिंदु बी पर तनाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिंदु बी पर तनाव का बल कहलाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं बिंदु ए की, तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु ए पर जो रस्सी है वो इस दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, जो रस्सी है वो इस दृढ़ आधार को नीचे की तरफ खींच रही है, और जो दृढ़ आधार है वो प्रतिक्रिया बल से दृढ़ आधार क्या कर रहा है, इस रस्सी को ऊपर की ओर खींच रहा है। ओके, और इन दोनों का जो कॉमन फोर्स है वो क्या कहलाएगा, बिंदु ए पर तनाव का बल कहलाएगा। क्लियर है मेरे पास। तो तनाव का बल कैसा होगा, मेरे पास पहली चीज ध्यान रखना है कि जो तनाव का बल है वो सदैव रस्सी के अनुदिश होगा। ये रस्सी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी बल आ रहा है वो इस रस्सी के अनुदिश ही आ रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि निकाय से बाहर की ओर निकलता हुआ होगा। जैसे मेरे पास ये एक रस्सी ली और इससे मेरे पास वस्तु है जुड़ी हुई है, और इस वस्तु को यदि मैं निकाय कंसीडर करता हूं तो इस रस्सी में जो उत्पन्न तनाव का बल है वो किधर होगा, रस्सी के अनुदिश ही होगा। ओके, रस्सी के अनुदिश है, लेकिन इस निकाय से बाहर निकलते हुए होगा, निकाय से बाहर निकलते हुए होगा। अंदर वाला ये वाला नहीं कंसीडर करना, ये वाला कंसीडर नहीं करना, बल्कि ये वाला कंसीडर करना है। ओके, अच्छा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमने देखा था। देखो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल में दूसरी चीज थी। ओके, अभिलंब प्रतिक्रिया बल में यदि हम देखें तो हमने क्या बोला था कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो संपर्क सतह के लंबवत है, और किधर है, मेरे पास वस्तु की ओर है। जो निकाय हमने कंसीडर किया था उसकी ओर निर्देशित था। ठीक है, जबकि यहां पर जो तनाव का बल है वो वस्तु से बाहर निकलते हुए होगा। ये ध्यान में रखना है। यदि हमारे पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो संपर्क सतह के लंबवत होगा और वस्तु की ओर निर्देशित होगा, और जो तनाव का बल है वो इस रस्सी के अनुदिश होगा, और इस निकाय जो हमने कंसीडर किया उससे बाहर निकलते हुए होगा। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ओके, अच्छा, एक बात और हमको ध्यान में रखना है कि यदि मेरे पास ये रस्सी द्रव्यमानहीन है, ठीक है, यदि जो रस्सी हमने ली है वो द्रव्यमान रहित हो तो रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव समान होगा। बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं पर तनाव का मान समान होगा। और यदि वस्तु द्रव्यमानहीन नहीं है, रस्सी द्रव्यमानहीन नहीं है और रस्सी का कुछ द्रव्यमान हम मान रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर फिर तनाव का बल समान नहीं होगा। ओके, अच्छा, एक बात हमको और ध्यान में रखनी है कि यदि हमारे पास कोई रस्सी है वो घिरनी के ऊपर जा रही है इस तरह से, और इस रस्सी से दो वस्तुएं लटकी हुई है, और जो घिरनी है वो द्रव्यमान है, इस घिरनी का कोई द्रव्यमान नहीं है, और घिरनी कैसी है, घर्षण रहित है। तो इस वाली स्थिति में जो घिरनी के दोनों ओर रस्सी लटकी हुई है, उन दोनों ओर जो लटकी हुई रस्सी का जो तनाव होगा वो समान होगा। क्लियर है मेरे पास।
तनाव का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं घर्षण बल की। हम क्या जानते हैं कि वस्तु और जब किसी वस्तु को हम किसी सतह के संपर्क में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो संपर्क सतह है अथवा जो वस्तु है वो पूर्णतः चिकनी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी बहुत खुरदरी होती है। और दूसरा क्या है, जब वस्तु इस सतह किसी सतह के संपर्क में आती है तो इन वस्तु और जो सतह है उनके बीच में विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। और जब हम इस वस्तु को गति कराते हैं अथवा गति कराने का प्रयास करते हैं तो ये जो विद्युत चुंबकीय जो बल है वो इसकी आपेक्षिक गति का या होने का विरोध करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। क्या बोलते हैं हम, घर्षण बल। जब दो वस्तुएं संपर्क में है और एक दूसरे पर आपेक्षिक गति कर रही है अथवा गति करने का प्रयास करती है तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल लग रहे हैं संपर्क बिंदुओं पर, वो क्या करते हैं, इन आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, घर्षण बल कहते हैं। अब हम एक वस्तु पर विचार करते हैं और इस पर हम क्या करते हैं, एक बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं और मान रहे हैं कि वस्तु स्थिर है। कैसी है, वस्तु गति नहीं कर रही है। कई बार हम बल आरोपित करते हैं लेकिन वस्तु की शक्ति नहीं है, उस स्थिति पर हम विचार करते हैं। तो इस वाली परिस्थिति में क्या होगा, जो प्रतिक्रिया बल है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वो क्या होगा, अभिलंब से कुछ कोण पर झुक जाता है। ओके, इसके दो घटक होंगे। पहला घटक कौन सा होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो संपर्क सतह के लंबवत है, और दूसरा घटक कौन सा है, जो संपर्क सतह के समांतर है। ये जो समांतर घटक है वही हमको क्या देता है, घर्षण बल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, घर्षण बल प्रदान करता है। और यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस वाली स्थिति में इस घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। कौन सा बल, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और ये जो स्थैतिक घर्षण बल है वो स्व समायोजित बल है। ओके, जैसे मेरे पास मैंने F बल आरोपित किया है तो इस वाली स्थिति में जो घर्षण बल का मान है, स्थैतिक घर्षण बल का मान है, वो इस F के बराबर होगा। स्थैतिक घर्षण बल का मान किसके बराबर होगा, आरोपित बल के बराबर होगा। और जैसे जैसे मैं इस बल का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इस स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ना चाहिए। ओके, यदि नहीं बढ़ेगा तो वस्तु गति करने लग जाएगी, वरना वस्तु किसी संतुलन अवस्था में कब होगी, जब ये वाला बल और ये वाला बल दोनों बराबर हो। तो जैसे जैसे मैं आरोपित बल का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि स्थैतिक घर्षण बल का मान मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। कौन सा, सीमांत घर्षण। क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण। और यदि सीमांत घर्षण के बाद और अधिक बल आरोपित करें तो वस्तु फिर क्या, गति करने लग जाती है। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो सीमांत घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, और ये जो सीमांत घर्षण है वो एक्चुअली अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। हमको ध्यान में रखना है कि जो सीमांत घर्षण है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम को कैसे लिख सकते हैं, बराबर म्यू एस एन। ओके, यहां पर म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ओके, क्लियर है मेरे पास। अच्छा, तो स्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा, हमेशा सीमांत घर्षण से कम होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है। तो स्थैतिक घर्षण का सूत्र हमारे पास इस तरह से लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। क्लियर है मेरे पास। अब यदि हम दूसरी परिस्थिति पर विचार करें, जब वस्तु गति करने लग जाए, ठीक है, तो जब वस्तु गति करेगी उस वाली स्थिति में भी क्या होगा, जो एक घर्षण बल उत्पन्न होगा वो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करेगा। ओके, इस घर्षण को हम बोलेंगे गतिक घर्षण। कौन सा, गतिक घर्षण बल बोलेंगे। ओके, और इसको हम लिख देते हैं एफ के से। किससे लिखे हम, एफ के से। और इस एफ के का मान भी क्या होगा हमारे पास, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है एन उसके समानुपाती होता है। तो एफ के बराबर कितना हो जाएगा, म्यू के एन। और यहां पर म्यू के क्या है मेरे पास, गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। अच्छा, एक बात हमको और ध्यान रखना है कि जो गतिक घर्षण गुणांक का मान है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक से
कम होता है। हम ये जानते हैं कि कोई वस्तु है, उसको एक बार खिसकाना चाहते हैं तो खिसकाने के लिए हमको बहुत ज्यादा बल आरोपित करना पड़ता है। लेकिन एक बार वस्तु गति करने लग जाए तो उस पर यदि हम बल का मान कम भी कर दें तो भी वस्तु की गति को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो गतिक घर्षण गुणांक का मान है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्लियर है मेरे पास? ये घर्षण का मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं प्रत्यास्थ स्प्रिंग बल की। मेरे पास कोई स्प्रिंग है और यदि मैं उस स्प्रिंग को मैं दबाता हूं तो हम क्या अनुभव करते हैं कि स्प्रिंग भी हमको पीछे की ओर धकेल रही है, या फिर यदि मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो उस वाली स्थिति में हम क्या अनुभव करते हैं कि स्प्रिंग भी हमको अपनी ओर खींच रही है। क्लियर है मेरे पास? तो जब भी हम बस कोई स्प्रिंग है उसको खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो इस वाली परिस्थिति में स्प्रिंग के अंदर एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। ओके, यही प्रत्यानयन बल क्या है मेरे पास? स्प्रिंग बल है। ओके, स्प्रिंग बल है। और स्प्रिंग बल किसके समानुपाती होता है? विस्थापन के समानुपाती हो। कोई स्प्रिंग लीजिए आप और स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचिए, ठीक है, तो आप क्या अनुभव करोगे? स्प्रिंग कम बल से आपको खींच रही है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग को आप खींचते चलोगे वैसे वैसे आप अनुभव करोगे कि स्प्रिंग बल का मान भी बढ़ता जा रहा है। स्प्रिंग हमको ज्यादा बल से खींच रही है। तो स्प्रिंग बल जो है वो एक्चुअली विस्थापन के समानुपाती हो रहा है, चाहे उसको खींचो या फिर उसको दबाए, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग बल की दिशा है वो विस्थापन के विपरीत है। यदि हम दबाते हैं, जैसे स्प्रिंग को मैं दबा रहा हूं, तो स्प्रिंग बल की दिशा कौन सी है मेरे पास? इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग बल की डायरेक्शन ये वाली है। और यदि मैं इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो स्प्रिंग बल की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जब भी हम स्प्रिंग को दबाएंगे या खींचेंगे तो स्प्रिंग बल की जो दिशा है वो सदैव विस्थापन के विपरीत होगी। तो स्प्रिंग बल को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस के एक्स। एक्स मेरे पास क्या है? स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन है, चाहे खींचो या दबाओ। और के क्या है मेरे पास? स्प्रिंग नियतांक है। ओके, ये बताता है हमारे पास कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को बताता है। यदि स्प्रिंग नियतांक का मान ज्यादा है तो हमको स्प्रिंग को खींचने या दबाने में हमको ज्यादा बल आरोपित करना पड़ेगा, और यदि स्प्रिंग नियतांक का मान कम है तो हम इजीली स्प्रिंग को खींच या दबा सकते हैं। और ये माइनस निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है कि स्प्रिंग बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। क्लियर है मेरे पास? अब हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अथवा छद्म बल की। अच्छा, हम क्या पढ़ चुके हैं? दो तरह के निर्देश तंत्र पढ़े थे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा था? जिसके अंदर न्यूटन की गति के नियम का पालन होता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से थे? जिसमें न्यूटन की गति का पालन नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता जगत में हमको क्या करना पड़ता है कि कई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कोई भी निकाय है वो त्वरित अवस्था में है, और त्वरित निकाय को हम कैसा मानते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। और उसमें हम क्या करना चाहते हैं? न्यूटन की गति का नियम लगाना चाहते हैं। वैसे तो वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें भी हम न्यूटन की गति को नियम को लागू करना चाहते हैं। तो उसको हम लागू किस प्रकार कर पाएंगे उसको हम देखना चाहेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक निर्देश तंत्र है ये एस, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ओके, और एक दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश, ये ए त्वरण से गतिमान है। ओके, कैपिटल ए त्वरण लिख लेते हैं, कैपिटल ए त्वरण से ये गतिमान है। तो ये निर्देश तंत्र कौन सा हो गया? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। ओके, यहां पर मेरे पास जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ डैश है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो मान लेते हैं R है। कितना है मेरे पास? R है। और यहां पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P का जड़त्वीय निर्देश तंत्र S के अंदर स्थिति सदिश है R सदिश, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में है इसका स्थिति सदिश R डैश सदिश। ओके, अब हम क्या करते हैं? ये जो त्रिभुज बना है हमारे पास, त्रिभुज O डैश और P में हम क्या करते हैं? सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम लगाते हैं। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम लगा देते हैं। ओके, त्रिभुज नियम लगा। तो ये देखो हमारे पास कैपिटल R और R डैश का एक ही दिशा में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R प्लस R डैश बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल r। ओके, तो R डैश का मान कितना आ जाएगा? R डैश बराबर R माइनस कैपिटल R।
ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, हमको त्वरण चाहिए तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ओके, तो यहां पर मेरे पास ये d2r डैश बाई डी टी स्क्वायर क्या मान लेते हैं इसको a डैश, और d2r बाई डी टी स्क्वायर को मान लेते हैं a, और इस ये मेरे पास क्या है, कैपिटल A। ये मेरे पास क्या है, निर्देश तंत्र s डैश का त्वरण है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु P जो हमने लिया, अच्छा इसमें हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो m a डैश बराबर कितना हो जाएगा, m a माइनस कैपिटल A। तो इसको हम क्या लिखते हैं, f डैश बराबर f माइनस कैपिटल F लिख देते हैं। ओके, तो ये स्मॉल f क्या बता रहा है, निर्देश तंत्र S में बिंदु P पर लगने वाला बल। ओके, और ये कैपिटल है, सो f डैश क्या बता रहा है मेरे पास, f डैश निर्देश तंत्र S डैश के अंदर बिंदु P पर लगने वाला बल। वास्तव में बल कितना लग रहा है, F, लेकिन यदि बात करें निर्देश तंत्र S डैश की, तो इसमें कितना लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, F डैश। ओके, क्यों लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि निर्देश तंत्र S डैश a त्वरण से गतिमान है, तो यहां पर बल का एक फैक्टर और जुड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे छद्म बल। क्या बोलेंगे, छद्म बल या फिर शूडो फोर्स। ओके, क्लियर है मेरे पास। अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण की बात करते हैं कि जैसे मेरे पास ये कोई ब्लॉक है और R, और यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है P। ओके, और दोनों ही स्थिर अवस्था में है, तो इस वाली परिस्थिति में ब्लॉक और इस ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस परिवर्तित नहीं हो रही, तो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक स्थिर अवस्था में दिखाई देगा। क्लियर है मेरे पास। अब यदि हम बात करें, हम दूसरे ऑब्जर्वर की बात करते हैं जो एक ट्रॉली पर बैठा हुआ है और ये ट्रॉली नियत वेग v से गतिमान है। ओके, तो इस वाली परिस्थिति में क्या होगा, इस जो ऑब्जर्वर Q है उसको ये वस्तु विपरीत डायरेक्शन में नियत वेग v से गतिमान होती हुई दिखाई देगी। ओके, इस वाली परिस्थिति में भी वस्तु का त्वरण कितना होगा, शून्य ही है, शून्य ही है अभी। ठीक है, यदि हमारे पास जो ऑब्जर्वर स्थिर अवस्था में है तो वस्तु दिखी नहीं है, गतिमान दिखी नहीं रही, तो उसका त्वरण शून्य है। लेकिन यदि मेरे पास ऑब्जर्वर नियत वेग से गतिमान ट्रॉली पर भी बैठा है, तो उस वाली स्थिति में ये जो वस्तु है इस ऑब्जर्वर को विपरीत दिशा में गतिमान तो दिखेगी, लेकिन उसका जो वेग होगा वो नियत ही होगा, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, शून्य ही होगा। हम बात करते हैं तीसरी परिस्थिति की, जिसमें कोई ऑब्जर्वर है M और वो ऐसी ट्रॉली में बैठा है जो A त्वरण से त्वरित है। कौन, कितने त्वरण से, A त्वरण से त्वरित है। तो इस वाली परिस्थिति में यदि हम इस वाले निर्देश तंत्र की बात करें तो ये निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होगा, तो यहाँ पर न्यूटन की गति को अप्लाई, जो न्यूटन की गति के नियम है उसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस निकाय को स्थिर अवस्था में मानना पड़ेगा। जो A त्वरण से गतिमान है तो हमको मानना पड़ेगा कि ये A त्वरण से गतिमान नहीं है, स्थिर है, इस तरह से। ओके, जब हम इसको स्थिर माने, इस निर्देश तंत्र ये जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वर बैठा है, यदि हम इसको स्थिर मानना चाहें तो उस वाली परिस्थिति में क्या होना चाहिए कि ये जो वस्तु है उस पर A त्वरण विपरीत डायरेक्शन में लगता हुआ प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, यहां पर वस्तु स्थिर है, ओके, और जो निकाय है वो A त्वरण से त्वरित है। यदि हम न्यूटन की गति को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो निर्देश तंत्र है उसको जड़त्वीय मानना पड़ेगा, उसके लिए इस निर्देश तंत्र को हमको स्थिर मानना पड़ेगा। जब हम इसको स्थिर मानेंगे तो उस वाली स्थिति में जो वस्तु है वो A त्वरण से त्वरित दिखाई देगी, किधर, हमारे पास विपरीत डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो जब भी हम कोई निर्देश तंत्र पर विचार कर रहे हैं जो A त्वरण से त्वरित है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, उस निकाय में स्थित वस्तु को A त्वरण से त्वरित विपरीत डायरेक्शन में A त्वरण से त्वरित मानना पड़ेगा। तो उस वाली परिस्थिति में इस वस्तु पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ma। ये बल एक्चुअली लग नहीं रहा है, वास्तव में बल नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन निकाय की निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण इस पर लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस बल को हम बोलेंगे छद्म बल। कौन सा बल बोलेंगे, छद्म बल कहते हैं। ओके, क्लियर है मेरे पास। तो जब भी हमारे पास कोई वस्तु को हम किसी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में रखते हैं तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर उस पर एक एक्स्ट्रा बल लगता हुआ प्रतीत होता है, उसी बल को हम बोलेंगे छद्म बल। अब हम बात करते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम की। जैसे मेरे पास कोई आदमी है, ये कोई ऑब्जर्वर है और ये किसी लिफ्ट में स्थित है
ओके, और इस पर कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो हमारे पास भार का बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और दूसरा बल कौन सा होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन ऊपर की तरफ। जो भार का बल है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है कैपिटल एन ऊपर की तरफ है। और यदि ये जो लिफ्ट है वो ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही हो, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उस वाली परिस्थिति में क्या होगा हमारे पास, देखो एन माइनस एम जी दोनों विपरीत डायरेक्शन में, और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। ओके, तो यदि हमारे पास ये लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो उस वाली परिस्थिति में जो ऑब्जर्वर है उसके भार में वृद्धि अनुभव होगी। भार का मान कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी वस्तु का जो भार है वो हम अनुभव क्यों करते हैं, इसी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण अनुभव करते हैं। यदि हमारे पास किसी परिस्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो उस वस्तु का भार हमको अनुभव नहीं होगा। तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना आ रहा है, एम जी प्लस एम ए। तो यदि हमारे पास हम ऐसी लिफ्ट में बैठे हैं जो ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारे भार में वृद्धि अनुभव होगा, वृद्धि का अनुभव होगा। वो किस कारण होगा, इस लिफ्ट की त्वरित गति के कारण, लिफ्ट की ऊपर की ओर त्वरित गति के कारण। क्लियर है मेरे पास। अब यदि हम दूसरी परिस्थिति की विचार करें, जब ये जो लिफ्ट है नीचे की ओर गतिमान हो, ए त्वरण से नीचे की तरफ त्वरित हो, तो यहां पर भी देखो कौन सा बल है, एक तो एम जी भार का बल नीचे की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन ऊपर की तरफ। यहां पर जो लिफ्ट है वो ए त्वरण से नीचे की तरफ त्वरित है तो एम जी का मान एन की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, तो एम जी माइनस एम बराबर कितना हो जाएगा, एम ए। इस वाली परिस्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। ओके, तो यदि हम ऐसी लिफ्ट में बैठे हैं जो ए त्वरण से नीचे की ओर त्वरित हो रही है तो हमको हमारे भार में कमी का आभास होगा। ओके, क्लियर है। ये भी किस कारण हो रहा है, इस लिफ्ट की त्वरित गति के कारण हो रहा है। तो यहां पर भी ये जो एम ए है वो एक्चुअली एक तरह से छद्म बल ही है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि यदि हमारे पास जो निर्देश तंत्र है वो अजड़त्वीय है, तो और इस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी वस्तु पर न्यूटन की गति के नियम लगाना चाहते हैं तो हमको उस वस्तु पर एक आभासी बल लगाना या आभासी बल को अकाउंट में लेना होगा। उस बल को हम क्या बोलेंगे, छद्म बल। क्लियर है मेरे पास। ओके, अब हमने क्या किया है कि वस्तु पर लगने वाले भिन्न भिन्न बलों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हमारे पास स्टेप आती है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सबसे पहले हमने निकाय का चुनाव कर लिया, निकाय का चुनाव करने के बाद हमने उस निकाय पर लगने वाले बलों का अध्ययन कर लिया। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, अब हम एक परिस्थिति ले लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक बी है जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और साथ में हमारे पास जो ब्लॉक बी है वो रस्सी से घिरने के द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कोई वस्तु रस्सी के दूसरे सिरे पर लटकी हुई है, और यहाँ पर जो ब्लॉक बी है जिस सतह पर है वहां पर घर्षण है, घर्षण रहित नहीं है। ओके, तो इस ब्लॉक बी पर लगने वाले सबसे पहले हमने क्या किया, निकाय का चुनाव। तो निकाय कौन सा है, ब्लॉक बी हम निकाय के रूप में ले रहे हैं। अब हम इस पर लगने वाले बलों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो भार का बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, सबसे पहला बल हमको कंसीडर कर लेते हैं भार का बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और दूसरा बल हमारे पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल लेना है हमेशा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, संपर्क सतह के लंबवत लगेगा और वस्तु की ओर निर्देशित रहेगा। तीसरा बल मेरे पास कौन सा है, ये रस्सी में उत्पन्न तनाव का बल। तनाव का बल किधर होता है, रस्सी की दिशा के अनुदिश होगा और निकाय से बाहर निकलता हुआ होगा। और चौथा बल मेरे पास है स्प्रिंग बल, एफ एस। ओके, इसको एफ ले लेते हैं। और ये किधर होगा, यहां पर देखो ब्लॉक जो बी है वो दाईं ओर खिसक रहा है, तो स्प्रिंग बल की जो दिशा होगी वो बाईं ओर होगी। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग बल। साथ में हम ये देख रहे हैं जो ब्लॉक बी है इस संपर्क सतह पर ब्लॉक जो बी है वो संपर्क सतह पर फिसल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा, घर्षण बल भी लगेगा दोनों के बीच में, और घर्षण बल की दिशा किधर होगी, ब्लॉक बी की आपेक्षिक गति के विपरीत। यदि ब्लॉक बी इधर गति कर रहा है तो घर्षण बल की दिशा मेरे पास इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां पर ये घर्षण बल एफ ले लेते हैं। ओके, तो हमने क्या देख लिया है कि इस ब्लॉक पर जितने भी बल लग रहे हैं उनको हमने कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे
कि ये ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक बिंदु लगा देंगे। और अब क्या करते हैं, इस बिंदु पर जितने भी बल लग रहे हैं वो हम मानेंगे कि वो इस बिंदु पर लग रहे हैं। तो इस प्रकार हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है मेरे पास। अच्छा, एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हमको केवल उन्हीं बलों को कंसीडर करना है जो वस्तु पर लग रहे हैं। ओके, यदि कोई बल वस्तु के द्वारा परिवेश पर लगाया जा रहा है तो उन बलों को हमको कंसीडर नहीं करना है। यहां पर जितने भी बल ये लग रहे हैं वो इस वस्तु पर ही लग रहे हैं, वस्तु के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। जो भी बल वस्तु के द्वारा लगाया जाएगा उसको हमको कंसीडर नहीं करना है, उसको हमको अकाउंट में नहीं लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं चौथी स्टेप की। एक बार हमने क्या कर दिया है, ठीक है, कि निकाय का चुनाव कर लिया है, उस पर लगने वाले बल ले लिए, उसका हमने डायग्राम भी बना लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अक्ष का चुनाव करना पड़ेगा। हम जानते हैं 3 प्रकार की अक्ष होती है, एक्स, वाई, जेड। यदि बल हमारे पास समतलीय नहीं है तो हमको तीनों अक्षों की आवश्यकता होगी, लेकिन अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है यांत्रिकी में वो समतलीय होती है। कैसी होती है, मेरे पास समतलीय होती है, तो हमको केवल 2 अक्षों की आवश्यकता होगी। एक हम एक्स अक्ष ले लेंगे और दूसरी हम वाई अक्ष ले लेंगे। ओके, अब हम कौन सी अक्ष को एक्स अक्ष लें और कौन सी वाई अक्ष लें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष को चुनते से हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी यांत्रिकी समस्या पर विचार करेंगे तो हम जिस भी वस्तु या वस्तु के समूह को हमने निकाय चुना है वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में त्वरित होगी या त्वरित होने वाली होगी। ओके, तो जिस डायरेक्शन में वस्तु त्वरित हो रही है अथवा त्वरित होने वाली है उस डायरेक्शन को हमको एक्स अक्ष चुन लेना है। ओके, जैसे मेरे पास ये कोई ब्लॉक है, ये नक्ष समतल पर रखा हुआ है। ओके, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के बल लग रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नक्ष समतल पर रखा हुआ ये जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में त्वरित होने का प्रयास करेगा या त्वरित होगा, वो डायरेक्शन ये वाली होगी। ओके, तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन को हमको क्या ले लेना है, एक्स अक्ष चुन लेना है। ओके, कुल मिलाकर हमको ध्यान में रखना है कि जिस डायरेक्शन में वस्तु त्वरित हो रही है अथवा त्वरित होने का प्रयास कर रही है वो डायरेक्शन हमको एक्स अक्ष चुनना है। तो दूसरी अक्ष कौन सी होगी, इस एक्स अक्ष के लंबवत। इस एक्स अक्ष के लंबवत जो दूसरी डायरेक्शन आ रही है उस डायरेक्शन को हमको वाई अक्ष चुन लेना है। क्लियर है मेरे पास। मैंने निकाय चुन लिया, उस पर बल देख लिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अक्ष का चुनाव भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, समीकरण लिखनी है। ओके, इसी पर हम वापस विचार कर रहे हैं जो हमने डायग्राम बनाया था ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये एक्स अक्ष है, तो इस एक्स अक्ष के अनुदिश जितने भी बल है उनका हमको योग कर लेना है, सदिश योग कर लेना है। यहाँ पर 2 बल है तो दोनों बलों का सदिश योग कर लेना है, दोनों विपरीत है तो घटा देना है और एक डायरेक्शन में है तो जोड़ देना है। ओके, क्लियर है मेरे पास। तो हमको क्या करना है, एक्स अक्ष के अनुदिश जितने भी बल है उनका सदिश घटकों का योग कर लेना है। घटक है तो योग ही करेंगे, यदि अब समान डायरेक्शन में है तो जोड़ लेंगे और विपरीत डायरेक्शन में है तो घटा देंगे। और इन सभी बलों का योग किसके बराबर रखना है, इस वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु का जो त्वरण है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रख देना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये समीशन fx किसको प्रदर्शित कर रहा है, x अक्ष के अनुदिश जितने भी बल है उनके योग को प्रदर्शित कर रहा है। और ये किसके बराबर होगा, वस्तु के द्रव्यमान। m क्या है मेरे पास, वस्तु या निकाय का द्रव्यमान, वस्तु या निकाय का द्रव्यमान है। और ये a क्या है, ax क्या है मेरे पास, त्वरण। x डायरेक्शन में त्वरण, जो x डायरेक्शन हमने मानी है उस डायरेक्शन में कितना त्वरण है। ओके, इन दोनों को गुणा करके इसके बराबर रख देना। एक समीकरण तो मेरे पास ये वाली आ गई। दूसरी समीकरण कौन सी होगी, y अक्ष के अनुदिश। अच्छा, y अक्ष के अनुदिश हमारे पास वस्तु त्वरित है नहीं, ये संतुलन अवस्था में है। ओके, जिस डायरेक्शन में त्वरित है या त्वरित होने का प्रयास करिए तो हमने x ले लिया। उसके लंबवत कौन सी डायरेक्शन है, जहां पर वस्तु संतुलन में है, मतलब y डायरेक्शन में जितने भी बल है उनका योग कितना होगा, 0 के बराबर रख देना है। तो समीशन एफ वाई बराबर क्या कर देंगे, हम 0 रख देंगे। तो यहां पर हमको 2 समीकरणें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जितनी अज्ञात राशियां हैं, ओके, जैसे मेरे पास 5 अज्ञात राशियां हैं तो हमको 5 स्वतंत्र समीकरणें जरूरी है। ओके, यहां पर तो केवल 2 ही मिल रही है। ठीक है, और यदि हमको समीकरण चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमको समस्या दी है उसमें हम और दूसरी वस्तु को निकाय के रूप में चुन लेंगे और उसके लिए पूरी प्रक्रिया अप्लाई करके और समीकरणें
लिख लेंगे और इन समीकरणों को हल करके जो हमको समस्या दी है उसका समाधान कर लेंगे। ओके, क्लियर है मेरे पास। अच्छा, एक बात हमको ध्यान में रखना है कि यदि वस्तु संतुलन अवस्था में त्वरित नहीं हो रही है और नहीं होने का प्रयास कर रही है तो उस वाली स्थिति में किसी को भी आप एक्स अक्ष ले सकते हो और किसी को भी आप वाई अक्ष ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्लियर है मेरे पास। तो इस